दोस्तों, क्या आप अब्रॉड में पढ़ना चाहते हैं पर आपको एडमिशन का प्रोसेस कंफ्यूजिंग लगता है? आपको नहीं पता कि स्कॉलरशिप कैसे मिलती है या कि जिस यूनिवर्सिटी या जिस कंट्री में आप जाना चाहते हैं वहाँ पर अप्लाई कैसे करें? अगर ये सवाल आपके दिमाग में हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। क्यों? क्योंकि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अब्रॉड में पढ़ाई के लिए किस किस स्टेप्स के थ्रू हम एडमिशन ले सकते हैं, स्कॉलरशिप कैसे अप्लाई होती है जिससे कि हमारे ऊपर फाइनेंशियल बर्डन न पड़े या हमारे पेरेंट्स के ऊपर, और कुछ ऐसी मिस्टेक्स जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स करते हैं जिसकी वजह से उनको एडमिशन में प्रॉब्लम होती है, राइट? तो इनको पहले हम लाइंड अप करते हैं कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने इस वीडियो में वो है एडमिशन का स्टेप वाइज स्टेप प्रोसेस। नंबर 2, स्कॉलरशिप का कंप्लीट प्लान। नंबर 3, कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड। नंबर 4, टाइमलाइन प्लस बजट टिप्स। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप है हमारा कि आप डिसाइड करो कि कहाँ और क्या पढ़ना है, कि आप किस कंट्री में जाना चाहते हो और उस कंट्री की किस यूनिवर्सिटी में आप किस कोर्स में अप्लाई करना चाहते हो। जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पॉपुलर कंट्रीज़ हैं जो ट्रेंड में है, मोस्टली इंडियन स्टूडेंट्स जहां पर जाते हैं अब्रॉड पढ़ाई के लिए, उसमें यूएसए है, कनाडा है, यूके है, ऑस्ट्रेलिया है या फिर जर्मनी है। हर कंट्री के पास अपना कुछ जो है वो एक एस्पेक्ट है बेनिफिट्स का कि स्टूडेंट्स को जो वो अप्रोच कराते हैं कि भाई हमारे पास ये जो है वो अच्छी चीज़ है हमारी कंट्री में। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे यूएसए है वो एक्सपेंसिव है लेकिन उसका आरओआई जो है वो बहुत अच्छा है। इसको अभी हम समझेंगे सारी चीज़ें कि आरओआई क्या चीज़ होती है। दूसरी कंट्री है कनाडा जिसका इजी पीआर है और वो अफोर्डेबल है नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए। थर्ड नंबर पे आता है यूके जिसमें कि 1 साल का मास्टर्स जो है वो कंपलसरी है। अब हम बात करते हैं नंबर 4 ऑस्ट्रेलिया की। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे बेस्ट चीज़ है कि स्टूडेंट्स को पार्ट टाइम जो है वो काम करना अलाउड होता है। 5th नंबर पे आता है जर्मनी। जर्मनी में जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर एजुकेशन फ्री है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हर कंट्री के पास अपना कुछ एक बेनिफिट पॉइंट है, एक जो जिसको हम कहते हैं यूएसपी है, यूनिक सेलिंग पॉइंट, जिससे कि वो फॉरेन के स्टूडेंट्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है या कि अपनी तरफ उनको बुलाना आसान है कि देखिए हमारे पास हमारी कंट्रीज़ में हमारी यूनिवर्सिटीज़ में ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इसके चलते जो बाहर के स्टूडेंट्स अब्रॉड के स्टूडेंट्स जो होते हैं वो वहाँ पर एडमिशन लेने के लिए कोशिश करते हैं। अपनी फील्ड में जैसे इंजीनियरिंग, एमबीए, डाटा साइंस या मेडिसिन, हर कंट्री का अपना अलग एक प्रोसेस है इन एडमिशन्स के लिए, कि मतलब जो कोर्स आप चुनने जा रहे हो उस कोर्स से रिलेटेड जो एडमिशन प्रोसेस है, स्कॉलरशिप प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेस है, वो हर कोर्स के हिसाब से, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से या हर कंट्री के हिसाब से डिफरेंट होता है। तो हमको करना क्या है, हमको अपना कोर्स जो है वो अच्छे से रिसर्च करना है। स्कॉलरशिप मोस्टली मेरिट बेस या नीड बेस ही मिलती है, इसलिए आप अपना कोर्स अच्छे से सेलेक्ट करो और उस कोर्स से रिलेटेड आगे का प्रोसेस हम समझेंगे, राइट? तो सबसे पहली चीज़ है कि जो यूनिवर्सिटी, जैसे मान लीजिए कि आपने डिसाइड कर लिया कि हमको कनाडा जाना है, हमको ऑस्ट्रेलिया जाना है, हमको जर्मनी जाना है, यूएसए या यूके जाना है,
तो वहाँ पर आप जो है वो यूनिवर्सिटीज़ को कैसे लिस्ट करते हैं। तो इस सेकेंड स्टेप में हम यही समझेंगे कि हम अपनी यूनिवर्सिटीज़ को कहाँ और कैसे लिस्ट कर सकते हैं या शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो इसके लिए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि कुछ वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जाकर इन यूनिवर्सिटीज़ को सर्च कर सकते हो, जैसे कि QS रैंकिंग, ये एक वेबसाइट है। QS रैंकिंग। नंबर 2 आता है हमारे पास स्टडी पोर्टल्स के नाम से, जैसे कि दाद DAAD फॉर जर्मनी, IDP फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड UK। ये 2 स्टडी पोर्टल्स है जहां पर आप जा करके जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और UK वगैरह में जो यूनिवर्सिटीज़ लिस्टेड हैं वहां पर आप अपने कोर्स को सर्च कर सकते हो। और थर्ड जो वेबसाइट आती है वो है यूनिवर्सिटी वेबसाइट, कि आपको पता है कि जैसे हार्वर्ड है, ऑक्सफोर्ड है, इन यूनिवर्सिटीज़ के ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के भी आप अपने कोर्सेज़ की डिटेल जो है, जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो वहाँ पर आप जाकर के चेक कर सकते हो। तो मैंने अभी बताया कि इन पोर्टल से आप जो है वो अपनी जो भी यूनिवर्सिटी है उसमें जिस कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहते हो वहाँ से आप इसको निकाल सकते हो। अब यहाँ पर जब आपको ये वेबसाइट मिल गई, आपको क्या सर्च करना है, आपको क्या जो है वो चेक करना है, ये मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो सबसे पहली चीज़ आपको जो चेक करना है वो है एप्लीकेशन की डेडलाइन। डेडलाइन, चूंकि डेडलाइन मतलब कि किस तारीख के पहले पहले आपको अप्लाई करना है। फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जो डेडलाइन होती हैं वो बेसिकली सीज़न के हिसाब से हैं। सीज़न इन द सेंस कि कैसे उनके कोर्स कंप्लीट होते हैं, कैसे उनके कोर्स, नया कोर्स कब शुरू होता है, तो उसके हिसाब से उन्होंने जो है वो एप्लीकेशन की डेडलाइन दी होती है। जैसे कि फॉल में है, स्प्रिंग में है, विंटर में है, कब से वो नया कोर्स उस पर्टिकुलर चीज़ का शुरू कर रहे हैं वो आपको बता देंगे कि हमारा नेक्स्ट स्प्रिंग में या नेक्स्ट विंटर में या नेक्स्ट समर में हमारा ये कोर्स स्टार्ट होने वाला है, नया सेशन उसका। तो सबसे पहली चीज़ आपको ये चेक करनी है कि एप्लीकेशन की डेडलाइन क्या है। नंबर 2 हम बात करेंगे इंग्लिश टेस्ट रिक्वायरमेंट। आपको पता होगा कि जो भी फॉरेन स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज़ में जा कर के जो है वो पढ़ाई करते हैं, उनको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में कंपल्शन है कि आपको इंग्लिश टेस्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। इंग्लिश टेस्ट कौन से होते हैं? आइलेट्स होता है, टॉफेल होता है या PTE करके एग्जाम है। इन सारे एग्जाम्स का सर्टिफिकेशन या क्लियरेंस पेपर आपके पास होना चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 3 की। नंबर 3 में होता है एंट्रेंस एग्ज़ाम। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है कि वो एंट्रेंस एग्ज़ाम लेते हैं, जैसे GRE, GMAT या LSAT, राइट। तो इस तरीके के एग्ज़ाम जो होते हैं वो भी वहाँ पर आपको क्लियरेंस में दिखाना पड़ता है अगर आप फॉरेन कंट्रीज में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने की कोशिश में हैं। और उसके बाद चौथा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको स्कॉलरशिप की डेडलाइन चेक करनी है। ये अलग हो सकते हैं एप्लीकेशन की डेडलाइन से। मतलब कि जैसे मान लीजिए आप किसी यूनिवर्सिटी में जब एडमिशन के लिए अप्रोच कर रहे हो, आप देख रहे हो ये सारी चीज़ें, तो वहाँ पर उनके एप्लीकेशन फॉर्म में ये चीज़ होती है कि स्कॉलरशिप की डेडलाइन क्या है। और वो डेडलाइन हो सकता है जो आपका एप्लीकेशन है, एडमिशन एप्लीकेशन, उसकी डेडलाइन से अलग हो। मान लीजिए आपने कनाडा में MSc करना है, राइट। तो दिसंबर तक एप्लीकेशन आपको सबमिट करना होगा फॉर सितंबर इनटेक। ये समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आप अगर मतलब कनाडा में अगर आप MSc करना चाहते हो और आपको सितंबर से आपका नया सेशन शुरू हो रहा है, तो आपको दिसंबर में ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म और सारी रिक्वायरमेंट्स के साथ सबमिट करना पड़ेगा। फिर वो अप्रूवल के लिए जाता है और उतना टाइम उसमें लगता है कि आपको क्लियरेंस मिले, आपको एडमिशन मिले नेक्स्ट सेशन में। अब हम बात करते हैं तीसरी स्टेप की,
इस स्टेप पे हम बात करेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म या जो आप स्कॉलरशिप के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने रेडी रखने हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के बगैर जो एडमिशन प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं होगा और ये एडमिशन आपका इम्पॉसिबल हो जाएगा। तो आपके पास क्या क्या होना चाहिए? सबसे पहला आपके पास होता है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, जिसको कि SOP बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। आपकी स्टोरी, मतलब आप क्यों एडमिशन लेना चाहते हो, आपका उस कोर्स से रिलेटेड क्या मानना है। फॉर एग्जांपल, आप मेडिकल फील्ड में जा रहे हो तो आप डॉक्टर क्यों बनना चाहते हो, डॉक्टर बनने के बाद आप क्या करोगे, आपकी हिस्ट्री क्या है, आपका फ्यूचर प्लान क्या है। वहाँ पर एक समरी टाइप की आपको बना के देनी पड़ती है, जिसको कि हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है लेटर्स ऑफ रिकमेंडेशन, जिसको कि LOR बोलते हैं, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, जो कि किसी भी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या कोई भी जो रिनाउंड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर्स होते हैं, PhD होल्डर्स होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, आप उनके लेटर हेड पे एक रिकमेंडेशन का लेटर बनवाइए कि भाई ये हमारा स्टूडेंट है और बहुत अच्छा है, और जो भी उनका जो एक फॉर्मल सा आपके बारे में एक डिस्क्रिप्शन देंगे वो लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपको लेना है। और जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे तो इस लेटर को वहाँ पे अटैच करेंगे कि भाई फलाने आदमी ने आपको जो है वो रिकमेंड किया है इस यूनिवर्सिटी से। थर्ड रिक्वायरमेंट, थर्ड पेपर जो आपके पास होना चाहिए वो है अपडेटेड CV या रिज्यूमे आपका होना चाहिए, कि जिसमें आपका एक सुपरफिशियल इंफॉर्मेशन हो हर एक चीज़ की। CV सबको पता है, वो एक अपग्रेडेड वर्जन आपके पास उसका होना चाहिए। अब हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ जो है हमारी लिस्ट में डॉक्यूमेंट जो आपके पास होना चाहिए वो है आपकी एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट्स प्लस डिग्री सर्टिफिकेट। आपने जो भी, आपकी जो भी क्वालिफिकेशन अब तक रही है, उनके सारे सर्टिफिकेट्स, उनकी सारी डिग्रीज, उनकी कॉपियाँ, ये सारी चीज़ें आपके पास रेडी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं नंबर 5th पेपर की, वो है इंग्लिश टेस्ट स्कोर। जैसे अभी हमने डिस्कस किया, चाहे वो आइलेट्स हो, टॉफल हो, ये जितने भी इंग्लिश एग्ज़ाम होते हैं, इनका आपके पास टेस्ट स्कोर होना चाहिए। जैसे कि आइलेट्स है तो वो 6.5 के ऊपर ही होना चाहिए, उसके नीचे अगर है तो वो आपको एडमिशन नहीं देंगे। अगर टॉफल की बात करते हैं तो वो 90 प्लस ही होना चाहिए, नहीं तो भी आपको वो एडमिशन नहीं देंगे। तो इन कंडीशंस में, और ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक यूनिवर्सिटी इस चीज़ को जो है वो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करे। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इन सारी चीज़ों को सेकेंडरी रखती हैं, राइट। लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं अब्रॉड में जो कि आइलेट्स या टॉफल के एग्ज़ाम को, या इंग्लिश टेस्ट स्कोर होता है, उसको बहुत ध्यान से देखते हैं और बहुत ज़रूरी समझते हैं। इसलिए आपको अपना इंग्लिश टेस्ट स्कोर बेटर ही रखना है, बेटर कह लीजिए या बेस्ट कह लीजिए, आपको रखना है। नंबर 6 आपका जो एक डॉक्यूमेंट है वो बहुत ज़रूरी है, दैट इज़ योर पासपोर्ट, और इसकी वैलिडिटी कम से कम 1 साल की उसमें होनी चाहिए, मतलब 1 साल के अंदर वो एक्सपायर नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये हमने 6 पॉइंट बताए आपको, जो कि पेपर वर्क में आपके पास होने चाहिए जब आप अपनी यूनिवर्सिटी के एप्लीकेशन फॉर्म को भरते हैं। यहाँ पर एक टिप ये होती है कि जब आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस जब आप भरते हैं, जिसको मैंने बताया कि आपको अपनी कहानी बतानी है कि हाँ भाई हम क्यों करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, तो उसमें बेसिकली 3 पॉइंट आप इंक्लूड करिएगा कि मैं ये कोर्स क्यों कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ इस यूनिवर्सिटी से क्यों करना चाहता हूँ, राइट। और तीसरा पॉइंट ये है कि बेसिकली जब हम ये डिग्री कंप्लीट कर लेंगे तो इसको इंडिया या अब्रॉड के अंदर इससे हमें जो बेनिफिट मिला, इसका जो हमारे पास फ्यूचर है, उसको हम मैनकाइंड की सर्विस में कैसे लगा सकते हैं। आप चाहें तो गूगल में सर्च करिए तो आपको ये सारी चीज़ें, SOP वगैरह, ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। बट आप कोशिश करिएगा कि आप अपनी कहानी लिखिए, कॉपी पेस्ट मत करिएगा इसको गूगल से। अब आता है स्टेप नंबर 4, जिसके बारे में हर आदमी जानना चाहता है जो भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है, और वो है स्कॉलरशिप का कंप्लीट
गेम प्लान, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है, किन लोगों को मिलती है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस स्टेप में हम समझेंगे कि ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि पैसा कैसे बचाएं। ज़रूरी नहीं है कि हर पेरेंट्स के पास उतना पैसा हो, बट ख्वाब हर स्टूडेंट और हर पेरेंट्स का है कि हमारा बच्चा जो है वो बड़ी बड़ी बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में पढ़े। तो उसमें जो मेन हर्डल आता है, मेन रुकावट आती है, वो है फाइनेंस की। ज़रूरी नहीं है कि हर माँ बाप के पास या हर बच्चे के पास उतना पैसा हो, तो उसको काउंटर करने के लिए एक ये है स्टेप हमारी, दैट इज़ स्कॉलरशिप। तो स्कॉलरशिप जो है वो बेसिकली कैसे मिलती है, या कौन कौन से पोर्टल्स हैं जहां से आप स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको 3 मेन जो है वो सोर्सेज बताऊंगा जहां से आपको स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला है यूनिवर्सिटी मेरिट स्कॉलरशिप। जिस यूनिवर्सिटी पे आप अप्लाई कर रहे हो, वो सारी यूनिवर्सिटीज़ आपको मेरिट के बेसिस पे, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज और ये सारी चीज़ें सबमिट करी हैं, उसके परसेंटेज के हिसाब से कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट होगे, तो वो यूनिवर्सिटी आपको मेरिट स्कॉलरशिप देती है। जैसे ऑटोमेटिकली कंसीडर होती है अगर आपके ग्रेड्स प्लस टेस्ट स्कोर हाई हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी देखती है कि आपके ग्रेड्स बहुत अच्छे हैं और आपका टेस्ट स्कोर, आइलेट्स वगैरह और ये जो ऑनलाइन जो टेस्ट वो लेती हैं एडमिशन प्रोसेस में, तो उनमें अगर आपका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा तो वो आपको डायरेक्ट जो है वो स्कॉलरशिप दे देती हैं। जैसे कि कौन सी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं आपको कि यूनिवर्सिटी ऑफ ट्वेंटे, ये नीदरलैंड की यूनिवर्सिटी है, और यॉर्क यूनिवर्सिटी कनाडा, ये यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि बेसिकली आपकी मेरिट बेसिस पे आपको स्कॉलरशिप दे देती हैं, राइट। तो अब मेरिट कैसे बनेगी? मेरिट आपके ग्रेड से बनेगी। मेरिट बनेगी जब वो टेस्ट लेते हैं, एंट्रेंस टेस्ट, उसमें आपका कितना अच्छा परफॉर्मेंस है। इन दोनों पॉइंट्स के कंसिडरेशन पे यूनिवर्सिटी आपको मेरिट स्कॉलरशिप देती है। अब हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा गेट जो है हमारे पास जहां से हमें स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हर कंट्री की भी हो सकती है और इंडियन गवर्नमेंट की भी हो सकती है। जैसे कि एक है ग्रेट स्कॉलरशिप, ये मिलती है यूके में, फुल ब्राइट यूएसए में फॉर मास्टर्स एंड पीएचडी। तीसरी आती है ऑस्ट्रेलिया अवार्ड, ये ऑस्ट्रेलिया के लिए है। और एक आती है शेंडोंग, जो कि चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। मैंने 4 बताई आपको, ग्रेट स्कॉलरशिप फॉर यूके, फुल ब्राइट फॉर यूएसए, जो कि मास्टर्स और पीएचडी के लिए दी जाती है। ऑस्ट्रेलिया अवार्ड ऑस्ट्रेलियन स्कॉलरशिप है। शेंडोंग जो है वो चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। अब तीसरा गेट जो हमें जहां से स्कॉलरशिप मिल सकती है, वो है प्राइवेट एंड एनजीओ स्कॉलरशिप। सबको पता है इंडिया के अंदर एक बहुत मशहूर स्कॉलरशिप फर्म है, दैट इज टाटा स्कॉलरशिप, जो कि कर्नल यूनिवर्सिटी से मिलती है। इनलैक्स स्कॉलरशिप, ये बेसिकली यूरोप और यूएसए के लिए कंसीडर किया जाता है, इनलैक्स स्कॉलरशिप। तीसरा आता है JN टाटा एंडोमेंट, राइट। तो ये 3 हमारे पास बेसिकली प्राइवेट और एनजीओज स्कॉलरशिप की फर्म्स हैं। आप इनके वेबसाइट पे जा करके उनका जो प्रोसेस है वो समझ सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और उसके हिसाब से आप अपना आगे का फ्यूचर देख सकते हैं कि भाई कैसे जो है ये मिलती है और क्या होता है, या इन स्कॉलरशिप को पाने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, हम उन पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हैं जहां से आप अप्रोच कर सकते हैं। मिलना ना मिलना ये सब एक होता नहीं है कि भाई आपके अपने टैलेंट और आपके अपने लक पे डिपेंड करता है, बट मैं बात कर रहा हूँ उन विंडोज़ की जहाँ से आप इन सारी चीज़ों को बेसिकली जो है वो गवर्न कर सकते हैं और इसके प्रोसेस को ईज कर सकते हैं आसानी से। इसके लिए आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है। इसीलिए स्टेप वाइज स्टेप और लिस्ट के हिसाब से हम इस पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं।
अब स्कॉलरशिप पाने की स्ट्रेटजी क्या है? स्कॉलरशिप के लिए अलग से एप्लीकेशन होती है, जैसे कि अभी जिन जिन पोर्टल्स के बारे में हमने डिस्कस किया, उसके लिए आपको अलग से अप्लाई करना पड़ेगा। इसकी जो डेडलाइन होती है वो यूजुअली 6 से 8 महीना होता है कोर्स के स्टार्ट होने से पहले। जैसे मान लीजिए कि अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि मान लीजिए आपका जो कोर्स है वो सितंबर में स्टार्ट है, ठीक है, एप्लीकेशन आपकी डेडलाइन जो होगी वो होगी दिसंबर में, तो आपको उससे पहले ही अपना स्कॉलरशिप वगैरह सारी चीज़ें क्लियर करनी है, 6 से 8 महीने पहले कोर्स के स्टार्ट होने से। तो यहाँ पर इस तरीके से हम अप्लाई करेंगे। एक चीज़ और ध्यान में रखना है कि हमें सिर्फ एक पर्टिकुलर विंडो पे डिपेंड नहीं करना है स्कॉलरशिप पे। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए तो 5 से 10 चैनल्स पे आप अप्लाई करिए, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ रिस्पांस आएगा, और अगर आप लकी हुए और चीज़ें आपके मुताबिक हुई तो आपको स्कॉलरशिप भी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं स्टेप 5 की कि कैसे अप्लाई करें, कैसे ट्रैक करें और कैसे उस चीज़ को फॉलो अप करें, ठीक है। तो अब ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है, जिस यूनिवर्सिटी के में या जिस कंट्री में जैसे हमने स्टेप 1 में डिसाइड किया था उसके हिसाब से आप एप्लीकेशन फॉर्म ओपन करिए, उसको भरिए और यूनिवर्सिटी का पोर्टल ओपन करिए। वहाँ पर क्या करना है आपको, जो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें बेसिकली आपको अपनी पर्सनल डिटेल भरनी है, जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेगा वो सारे डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, और जो उसकी फ़ीस होती है, आप इंडिया में भी आप चले जाइए किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप फॉर्म लेते हैं तो वो कुछ पैसे लेते हैं आपसे, जिसको कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फीस के नाम पे जो है वो लिया जाता है पैसा। ऐसे ही किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएंगे ऑनलाइन तो आपको वो एप्लीकेशन फॉर्म का पैसा देना पड़ेगा, जो कि अमूमन 50 से $150 के बीच में होता है। तो अप्लाई करने के 3 ही स्टेप होते हैं, अपनी पर्सनल डिटेल भरिए, डॉक्यूमेंट डालिए, डॉक्यूमेंट अपलोड करिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस है आप उसको वहाँ पर ऑनलाइन पे कीजिए। यहाँ पर हो गया आपका, आपने अप्लाई कर दिया। अब आपको क्या करना है, अप्लाई करने के बाद सबसे पहली चीज़ है अपना ईमेल जो है वो रेगुलरली चेक करते रहिए। समटाइम्स जो है वो इंटरव्यू भी होता है, चाहे वो स्काइप पे हो या जूम पे हो, तो उसके लिए भी आपको तैयार रहना है या प्रिपेयर्ड रहना है, उसके लिए प्री प्लान के साथ में। उसके बाद स्कॉलरशिप रिजल्ट आने में बेसिकली 4 से 8 हफ्ते लग जाते हैं। तो जैसे आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर दिया तो आपको अपना ईमेल रेगुलरली चेक करते रहना है, अगर कोई इंटरव्यू उन्होंने लाइंड अप किया है तो उसके बारे में प्रिपरेशन करनी है, और स्कॉलरशिप के लिए भी आपको साइड बाय साइड चेक करते रहना है, जो कि 4 से 8 हफ्तों में हो जाता है। यहाँ पर कुछ कॉमन गलतियाँ हैं जो कि बेसिकली स्टूडेंट्स करते हैं, वो मैं बता देता हूँ। पहली चीज़ लेट अप्लाई करना, दूसरी चीज़ गलत कोर्स सेलेक्ट करना। मतलब जब आप अप्लाई करते हो तो हो सकता है कि आप सही से अपने कोर्स का नाम ना समझ पाएँ और किसी दूसरे कोर्स को आप टिक कर दें, तो आपका जो सेलेक्टेड कोर्स है वो आपकी ज़रूरत से अलग हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना है। तीसरा पॉइंट आता है कि स्कॉलरशिप की जो डेडलाइन होती है उसको मिस कर देना, कि हमने स्कॉलरशिप देर में भरा स्कॉलरशिप का फॉर्म, और जो यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्ज़ाम या जो भी उसका एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी डेट्स या उनकी टाइमिंग आपकी स्कॉलरशिप के अप्रूवल से टैली नहीं की, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, और चूंकि आपके पास स्कॉलरशिप नहीं है और आप जो है उसको उसमें एंटर करना चाहते हो। अब हम बात करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने ये सारी चीज़ें कर दी, आपने अप्लाई कर दिया स्कॉलरशिप, सारी चीज़ें, सारे डॉक्यूमेंट्स, और खुशखबरी आपको ये मिलती है कि भाई आपका फ़लानी यूनिवर्सिटी में फ़लाने कोर्स में जो है वो आपका एडमिशन हो गया है। तो अब इस 6th स्टेप में हम डिस्कस करेंगे कि अप्रूवल के बाद अब हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमें करनी हैं। पहली चीज़, अब आपका जो शुरू होता है वो शुरू होता है वीज़े का प्रोसेस।
तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको वीज़े के लिए, जब आप उस पर्टिकुलर कंट्री की एम्बेसी में इंडिया में जाएंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ में लेके जाने हैं। पहला, ऑफ़र लेटर जो कि यूनिवर्सिटी से आपको मिलता है या उस पर्टिकुलर कॉलेज से मिलता है उस कोर्स के लिए, तो वो लेटर आपके पास होना चाहिए। स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर, जो स्कॉलरशिप आपको अप्रूवल मिला है उसका पेपर होना चाहिए। आपको अपना बैंक बैलेंस भी दिखाना है, ठीक है। स्कॉलरशिप मिलती है जो कि आपकी फ़ीस को कम करती है, बट आपके जो दूसरे एक्सपेंसेस हैं, जो लिविंग का एक्सपेंस होता है, रहना खाना घर, ये सारी चीज़ें, बाकी की जो स्कॉलरशिप 100% भी हो सकती है या तो 70%, 60%, 50% ऐसे भी होती है, तो जो रिमेनिंग फ़ीस होगी वो भी आपको देनी पड़ेगी। तो आपको अपना बैंक बैलेंस शो करना पड़ता है एम्बेसी में कि भाई हमारे पास इतना पैसा है कि हम जब वहाँ जाएंगे तो हम अपना रहना खाना और बाकी की फ़ीस या किताबें, ये सारी चीज़ें, मेडिकल, ये सारी चीज़ें हम अपना देख सकते हैं। उसके बाद चौथा पॉइंट आता है आइलेट्स स्कोर, जो मैंने बताया इंग्लिश टेस्ट होता है, उसका आपके पास सर्टिफिकेशन होना चाहिए। उसके बाद आपका मेडिकल अप्रूवल होना चाहिए और पुलिस क्लियरेंस होना चाहिए। सम कंट्रीज़ जो हैं वो इस चीज़ को मांगती हैं कि एम्बेसी में जब आप जाते हैं तो वो पूछते हैं भाई आपका मेडिकल सर्टिफिकेट किधर है, या कि आपका जो पुलिस क्लियरेंस है इस वीज़े के लिए वो किधर है, ठीक है। तो स्कॉलरशिप से वीज़ा रिजेक्ट होने का चांस कम हो जाता है। अगर किसी यूनिवर्सिटी ने आपको स्कॉलरशिप दे दिया है तो वो बेसिकली वहाँ पे रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं, और यही एक्चुअल पावर है स्कॉलरशिप की। वीज़ा इंटरव्यू में ऑनेस्ट रहना है, मतलब उनसे जो है इधर उधर की बातें नहीं करनी है, उनको सीधा बताना है भाई साहब मेरा इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स में एडमिशन हुआ है, हमें वहाँ जाना है, अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, जो उस कंट्रीज़ के जो रूल्स और रेगुलेशन हैं उनको फॉलो करना है, और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद चाहे वो इंडिया हो अब्रॉड हो, उस पर्टिकुलर कोर्स से जो रिलेटेड मेरी सर्विस है मैनकाइंड के लिए वो मुझे करना है, और एक अच्छा जो है वो हम जिंदगी जो है वो अपनी गुजारना चाहते हैं, और लीगल वे में, नॉट इन इलीगल वे, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी। वीज़ा मिलेगा, जैसे ही वीज़ा अप्रूवल आता है आपका जो है वो सफ़र वहाँ से शुरू हो जाता है। तो अब हमने जो इस पूरे डिस्कशन में अभी तक जो डिस्कस किया है इतनी देर में, उसकी एक समरी जो है वो समझते हैं। सबसे पहला है कि डिसाइड क्या करना है, कंट्री और कोर्स। दूसरा, यूनिवर्सिटीज़ जो हमने शॉर्टलिस्ट करी हैं उनको और उनकी डेडलाइंस को। तीसरा, एसओपी और एलओआर का लेटर, जो स्टेटमेंट ऑफ पर्सन होता है, और लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, वो दोनों चीज़ें हमें रखनी हैं। स्कॉलरशिप को साथ साथ में हमें अप्लाई करते हुए जाना है, डिले नहीं करना है। उसके बाद है जो वीज़ा की फॉर्मेलिटीज़ होती हैं जो लास्ट में अभी हमने डिस्कस करी, वो हमें वहाँ से कंप्लीट करनी है। अगर एक स्टेप आगे बढ़ने का जो है वो यहाँ से आपका प्रोसेस शुरू होता है तो फॉर दैट बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगी हो या इससे रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।